Good evening. Good evening, sir. 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 Good morning, sir. Sorry, good evening. Good evening, everyone. Good evening, sir. sir. चलिए, कल हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे थे। मेरी आवाज मुझे लगता है कि सभी लोगों को क्लियर होगी। बिल्कुल सर। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो मैं कल आप लोगों को बता रहा था किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल की, चाहे वो कोई पार्टिकल ही क्यों ना हो, उसकी लाइफ कितनी होती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ मटेरियल, है ना। ये एक अच्छी बात आप लोगों को कल पता चली होगी। हालांकि आपको पता थी, लेकिन आप लोग बता नहीं पा रहे थे। तो कोई भी पार्टिकल डिके होगा तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। कल मैं आपको इसके बारे में बताया भी था कि क्या मतलब है इसका। तो स्पॉन्टेनियस जितना भी डिके होगा वो इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो एट टाइम t the number of muons is n naught e raised to the power minus t upon tau, where tau is 2.2 microsecond, is the mean lifetime of muons. ये mean lifetime है। Suppose the muons moves at speed 0.95 c. ठीक है, so speed of muon is 0.95 c. आप बता सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग गामा कितना होगा फटाफट? What is the gamma corresponding to this? Near about 7. हाँ, 3.2. 02. 3.2 है ना। तो अब पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ म्यूमेसॉन्स। तो ऑब्जर्व लाइफ टाइम कहां से? ऑब्वियस है, जब ऑब्जर्व लिखा हुआ है तो कहां पर बैठा होगा? कोई अर्थ पर ही बैठकर बात कर रहा होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, लाइफ टाइम ऑफ म्यून्स इज डायलेटेड। सो ऑब्जर्व लाइफ टाइम क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू, इसको आप टाउ डैश लिख लो क्योंकि टाउ नॉट को उन्होंने टाउ लिख रखा है। तो 2.2 इंटू 3.2 गामा टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? ये मैं भी कैलकुलेटर आज लेके बैठा हूं। 7.04। एक बार चेक कर ले, सही लिखा है मैंने? नहीं। Yes, sir. ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ म्यूमेसॉन इज 7.04 माइक्रोसेकेंड। दूसरी बात ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द ऑब्जर्व लाइफ, सॉरी, हाउ मेनी म्यूऑन्स रिमेन्स आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स। कितने म्यूमेसॉन्स रह जाएंगे 3 किलोमीटर चलने के बाद। तो अब आप इस फार्मूले को ध्यान से देखें। अभी ये फार्मूला e रेज टू दी पावर माइनस के t अपॉन टाउ, टाउ उसका ऑब्जर्व लाइफ टाइम है, सॉरी एवरेज लाइफ टाइम है। अगर आप t डिस्टेंस, चली हुई दूरी अगर बात करें तो कितनी होगी t टाइम में? दूरी बटे समय, यही तो होगा ना। दूरी बटे चाल मतलब b, v बाई टी, d बाई v एंड गामा टाउ। भाई ये जो मैंने लिखा है ये ऑब्जर्व लाइफ टाइम है। एक्चुअली नोटेशन थोड़ा सा बदल दूंगा ना तो आप लोगों का टेंशन दूर हो जाएगा। ये देखो आप, अब सही लग रहा होगा आपको नोटेशन। ये लो, सही है बात। क्योंकि डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में
b वेलोसिटी से अर्थ की तरफ कितना टाइम स्पेंड हो जाएगा, मान लीजिए t, तो t अपॉन t को आप लिख सकते हो d बाई बी, और जो इसका लाइफ टाइम ऑब्जर्व होगा वो गामा टाइम्स टाउ नॉट, ऑब्जर्व लाइफ टाइम। तो आप इसको लगाएंगे, आप वैल्यू लगाएं इसकी, n0 e रेज टू द पावर माइनस d है 3 किलोमीटर, v लगाएं आप 0.95 c, और गामा लगाएं 3.2, और या ऑब्जर्व लाइफ टाइम कितना है डायरेक्ट कैलकुलेट करके 7.04 है। यही तो होगा। तो ये कितनी इतनी दूरी चलने के बाद कितना आएगा आंसर, इसकी कैलकुलेशन करें आप लोग। n0 into 0.999. n0 into 0.999, हाँ ओ 5 टाइम 9 क्या? तुम्हारा एक बार कैलकुलेट करो। हेलो सर। हम्म, सर 7.04 into 10 minus 6 होता है। कितना आ रहा है? मतलब ये जो डिनोमिनेटर पे जो लिखा है ना एक्सपोनेंशियल की, डिनोमिनेटर में लिखा है वेलोसिटी लिखी है और गामा टाउ नॉट की डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है 7.04। सर माइक्रो सेकंड जो था उसका अच्छा, माइक्रो सेकंड को ही बदलना पड़ेगा है? तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 6 और आएगा। तो n0 e रेज टू दी पावर माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और 10 ऊपर आ जाएगा। 10 अपॉन 0.95 इंटू 7.04, ये कितना आ रहा है? किसी बच्चे ने और कैलकुलेट किया? 0.224, 0.2242 n0 ये आ रहा है। अब बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आ रही होगी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि d अपॉन v लिखने में कैसे। थोड़ा सा आप समझेंगे इसे, पहले आंसर लिख लें, उसके बाद आप अगली स्लाइड पे गौर करें। इसको देखिए, आप ऐसे समझें कि n बराबर n0 लिखा हुआ है ना, e रेज टू दी पावर माइनस के d या x, आप अगर x नोटेशन सही लग रहा है तो आप x लिख लें या y लिख लें, जो भी नोटेशन आप चाहे लिख लें। तो माइनस x अपॉन t, x अपॉन v और गामा टाइम्स टाउ नॉट, ये ऐसे लिख लो। ये किसके फ्रेम में है? विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये किससे समझाया जा रहा है? टाइम डायलेशन से। और अगर इसी फार्मूले को आप किस फॉर्म में लिखना चाहो, विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑन, तो कितना होगा? ई रेज टू दी पावर माइनस के एक्स अपॉन गामा, सेम ही आएगा। बी टाउ नॉट। बात तो वही आएगी। अगर टाउ नॉट नहीं बदलेगा तो आप चाहे डायलेटेड टाइम करो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्शन कर दो लेंथ का, बात वही आएगी। तो ग्राउंड पर बैठकर आपको लगेगा कि टाइम ज्यादा मिल गया, और म्यूऑन पर बैठकर आपको लगेगा जैसे दूरी कम चला, 1 अपॉन गामा टाइम। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। दोनों बातें एक ही हैं, आप ध्यान से देखो, दोनों बातें एक ही हैं। इसमें है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट और यहाँ है टाइम डायलेशन का कंसेप्ट। आप समझ रहे होगे, रिजल्ट दोनों से सेम आएगा।
पीछे वाली स्लाइड देख ले, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। यहाँ पे ठीक है, चलूं आगे। अब देखिए इसी से मिलता जुलता सवाल अगला है। प्रॉब्लम ये है कि ए बीम ऑफ आइडेंटिकल अनस्टेबल पार्टिकल्स फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ बीटा सी इज सेंट थ्रू टू काउंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस एल। यानी कि वही काम है, यहाँ पे अर्थ है और एक काउंटर यहां लगा रखा है और एक काउंटर यहां लगा रखा है, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल है। इट इज ऑब्जर्व दैट म्यू मेसॉन्स, जो ऊपर से आ रहा है म्यू मेसॉन्स, फवारा आ रहा है एक तरीके का, है ना, मेसॉन्स जो आ रहे हैं वो यहां रिकॉर्ड किए गए N1 फर्स्ट काउंटर पे, और सेकंड काउंटर पे रिकॉर्ड किए गए N2। ऐसा लिखा हुआ है एट द सेकंड काउंटर। द रिडक्शन बीइंग सोनली ड्यू टू द डिके ऑफ द पार्टिकल्स इन फ्लाइट। मतलब जो रिडक्शन हो रहा है वो किसी टकराने उकराने की वजह से नहीं हो रहा, पूरी तरह किसकी वजह से हो रहा है, डिके होने की वजह से। तो कह रहे हैं शो दैट, ये वन हटा दे, शो दैट द लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकल्स एट रेस्ट इज गिवन बाय। तो हाउ कैन यू प्रूव दिस? फार्मूला आपको पता ही है, B इज इक्वल टू कितना है, बीटा सी। बीटा को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस वेलोसिटी। हालांकि इसका कंसेप्ट अभी मैं आपको और आगे डिस्कस करूंगा। जैसे किसी को ये पता है गोल्ड का रेट क्या चल रहा है लगभग आजकल? 47 के आसपास। 4740 4,500 4,700 पर ग्राम से 4,700 पर ग्राम। लेकिन कुछ लोगों ने ग्राम के हिसाब से नहीं, सिर्फ रेट बताया। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है सर 10 ग्राम से ज्यादा का नहीं पूछ रहे होंगे या 10 ग्राम का ही पूछा जा रहा होगा। क्योंकि ये ऑलरेडी आपको मेंशन है, दुनिया जानती है कि आप जब रेट बताते हो 50 के करीब का, 50,000 करीब का, तो ये 10 ग्राम का है। और जब कोई 4,000 5,000 बताएगा तो वो ग्राम के हिसाब से। तो यही बात यहाँ पर भी है, जब वेलोसिटी को सी के अप्रोच में ही लेना है, सी के इंटीग्रल मल्टीपल में ही लेना है या फ्रैक्शनल मल्टीपल में ही लेना है, तो क्यों ना हम उसको सी के टर्म्स में ही लिखें। जैसे c/2 का मतलब हो गया क्या, 1/2। अगर हम 1/2 वेलोसिटी बोले तो इसका मतलब, कहने का मतलब ही यही है कि c/2 है। तो इसलिए c से डिवाइड कर देने से क्या होता है, एक नंबर रह जाता है जिसको हम लोग रिड्यूस वेलोसिटी बोलते हैं। रिड्यूस वेलोसिटी कुछ नहीं, इन यूनिट्स ऑफ c है। आगे भी इस सिंबल को यूज करूंगा मैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था e⁻⁻x अपॉन, कोई सा भी आप यूज कर ले, अर्थ के रिस्पेक्ट में कर ले। आप यहां खड़े हो जाओ तो क्या फार्मूला लिखोगे? लिखोगे वही गामा, क्या था फार्मूला, गामा टाउ नॉट, यही तो था। यही तो लिखेंगे। अब पहले काउंटर पे कह रहे हैं कि N1 पार्टिकल रिकॉर्ड किए गए। मान लीजिए तब तक ये x1 दूरी चल चुके थे। ठीक है, अपॉन v गामा टाउ नॉट। और दूसरे काउंटर पर कितने पार्टिकल, N2, और वो कितनी दूरी तय कर चुके हैं, x1 plus x2। l। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करें तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो अपने को मिलेगा N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू e⁻⁻ माइनस या प्लस, क्या लिखे, x2 minus x1।
x2 माइनस x1 लिख देते हैं। माइनस का लिखें या फिर प्लस का? नहीं, x2 माइनस x1 प्लस का ही लिख देते हैं अपॉन गामा बी गामा टाउ नॉट। सही लिखा हुआ है? नहीं। और आप पिक्चर में देख सकते हैं कि x2 माइनस x1 किसके बराबर होगा? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू L। सो L अपॉन बी गामा टी टाउ नॉट। दोनों तरफ लॉगरिथम ले लो, नेचुरल लॉग, तो n1 अपॉन n2 लॉग इज इक्वल टू L अपॉन v गामा टाउ नॉट। सो टाउ नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन v गामा log n1 अपॉन n2। am I correct? अब बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ये दिखनी है कि भाई बी गामा को किसके बराबर लिखना है, गामा के टर्म्स में। तो v इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू चूंकि होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर। सही बोल रहा हूं? नहीं। तो वी गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी गामा इज इक्वल टू सी अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस 1। तो ये बी गामा का सब्स्टिट्यूशन और लगाते हैं, प्रूफ हो जाएगा। L अपॉन सी अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस 1 लॉग n1 अपॉन n2। यहाँ पे सी भी होगा, नहीं सी है। देख लो बेटा, जो लोग अभी कनेक्ट कर पाए वो लोग पीछे वाली स्लाइड देख लें। तो ओवरऑल कम शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये सवाल इस तरीके के आप लोग कर लोगे? नहीं सर वो लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। बेटा, अभी दिखा आपने रहा हूं। 8 के रेफरेंस में देखा था। ये इससे भी पहले वाली दिखा रहे थे सर। बस एक ठीक है बेटा। चलिए, मैंने काफी टाइम दिया इस तरीके के सवालों के लिए। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। क्या बढ़ूं आगे? पूछनी थी सर। आपने जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और विद रिस्पेक्ट टू मियोन लिखा है सर, इसमें दोनों में है तो फॉर्म एक ही सर, माइनस एक्स बाई वी इंटू 1 अपॉन गामा टाउ नॉट। सर आपने एक बार गामा को एक्स बाई गामा एक साथ ले लिया है सर, इससे फर्क क्या है सर? टाउ नॉट तो दोनों नहीं है, वही बता रहा हूँ ना। अरे भाई, सत्य तो हमेशा सत्य ही रहेगा भाई। पार्टिकल की संख्या बदल थोड़ी जाएगी। आप अर्थ के फ्रेम में देखो चाहे म्यूऑन के फ्रेम में। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अर्थ के फ्रेम में देखोगे तो गामा टाउन आउट करना पड़ेगा, मतलब टाइम डायलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर म्यूऑन के केस में करोगे तो आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करोगे। ऐसा मैं करता आ रहा हूँ। ओके सर, समझ गए सर। ये कहना चाह रहा हूँ। तो आप ये सोचो कि ये अर्थ के फ्रेम में अलग आएगा आंसर और ग्राउंड के फ्रेम में अलग, मतलब म्यूऑन के फ्रेम में अलग आएगा, तो मैं कह रहा हूँ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी लोग जानते होंगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आप लोग एक बार प्रूफ कर लें। हालांकि आप लोगों ने प्रूफ बहुत तरीके से 12th क्लास में बीएससी में भी किया होगा इसको, लेकिन एक बार हम भी करवा देते हैं। थोड़ा सा ही प्रूफ है, बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। सारा खेल इन दो फ्रेम की मोशन का है। एक फ्रेम है एस और एक फ्रेम है एस प्राइम। एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग विद वेलोसिटी v with respect to s. What about s?
एस के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग कि एस का क्या हाल है, चल रहा है कि रुका हुआ है? पता नहीं, पता नहीं। ये पक्का है कि एस प्राइम जो है एस के फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में बी वेलोसिटी से चल रहा है। अगर ये लैब है, अगर ये लैब है तो ये रुका हुआ है हमारे रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। फिलहाल ये है कि एस प्राइम इज मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू एस। एंड फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा नोटेशन बदल रहा हूँ, हालांकि आप लोग इस तरीके के नोटेशन बुक्स में नहीं देखेंगे, लेकिन ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को, फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से किसी बच्चे को बना दूं तो इसका मतलब है यू आर इन द फ्रेम ऑफ एस, नाउ यू आर ऑब्जर्विंग, योर आईज सीज विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ओके। और इसी बात को किसी और बच्चे से पूछनी जो कि ये वही है एस फ्रेम और ये है एस प्राइम फ्रेम। अभी आप लोग थोड़ा देखें समझें, आपको अच्छा लगेगा। आप यहाँ बैठे हो तो एक बार बच्चा जब इधर बैठा होगा तो एस प्राइम फ्रेम जो होगा वो रेस्ट में हो जाएगा उसके लिए, और एस फ्रेम उल्टी डायरेक्शन में बी वेलोसिटी से भागने लगेगा, सही है। मान लीजिए किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस फ्रेम में एक्स वाई जेड टी है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, एंड our work is to find the relation between these coordinates, है ना। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बेसिकली इनके रिलेशन को बताता है। तो लॉरेंट्स ने क्या किया, जो आप देखें, अगर आप लोग सोचेंगे तो आपको लगेगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कहेगी, x माइनस बी टी हो जाएगा एक्स प्राइम। ये तो बहुत सिंपल था, मैंने पिक्चराइज भी किया था आपको पिछली क्लास में। लॉरेंट्स ने कहा अगर टाइम रिलेटिव होगा तो जरूरी नहीं है कि ये एक्स प्राइम जो हो वो x माइनस बी टी के बराबर ही हो। तो उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्स एक्स प्राइम को बराबर ना रख के प्रोपोर्शनल रख लिया x माइनस बी टी के। तो क्या ऑब्वियस है, अगर टाइम रिलेटिव हुआ तो ये एग्जैक्ट बराबर नहीं होंगे। अगर होंगे भी या नहीं होंगे, उन्होंने कहा देखते हैं करके कि ये प्रोपोर्शनल रख के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है इनका। तो अगर मैं यहां से लिखूंगा एक्स प्राइम इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू लिखूंगा तो एक कांस्टेंट लगा दूंगा। अब पता नहीं है कांस्टेंट, अगर हमारा एजम्पशन गलत होगा तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और लॉरेंट्स ने कहा वाई प्राइम जो है वो वाई के बराबर होगा, ये तो कोई बात नहीं है इसमें। जेड प्राइम जो है वो जेड के ही बराबर होगा, इसमें भी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मोशन किसके अलाउंग हो रही है, एक्स फ्रेम के अलाउंग, एक्स डायरेक्शन के अलाउंग, ठीक है। तो अपने पास एक इक्वेशन है ये। अगर मैं आपसे कहूं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से कि इफ यू वांट टू राइट दिस इक्वेशन इन द फ्रेम एस प्राइम, और आपको ये पता है सारे फ्रेम्स एक जैसे होते हैं, सिंस ऑल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, तो आप क्या कह सकते हो, एक्स को अगर लिखना चाहो, भैया आप इस फ्रेम से पूछोगे, इस वाले बच्चे से पूछोगे तो वो कहेगा एक्स प्राइम जो है वो उसमें कुछ जोड़ोगे तो एक्स बनेगा, तो कुछ नहीं करना। भाई अगर आप इस फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चले जाओगे तो आप सारे कोऑर्डिनेट उल्टे कर दोगे, जहां एक्स प्राइम लिखा है वहां पे एक्स लिख दोगे, जहां अनप्राइम है वहां प्राइम लगा दोगे, और वेलोसिटी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि वो अगर उधर साइड में प्लस है तो इधर साइड में माइनस होगी। क्या सही बोल रहा हूं? अब बस इसी दो इक्वेशन के साथ हमें खेलना है। प्लीज दोबारा बता देना ये वाला लाइन। मैं कह रहा हूं आपने लॉरेंट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, मैं हटा दूंगा, ये मैं बना रहा हूं, लेकिन ये है हमारा एक्स,
और ये है हमारा एक्स प्राइम। ठीक है, इस फ्रेम में ये वाली दूरी कितनी होगी? VT VT। और इस फ्रेम में ये वाली दूरी कितनी होगी? VT बेवकूफी नहीं, VT प्राइम, BT प्राइम। क्योंकि ये अभी दुनिया कौन सी है उसकी? एस प्राइम वाली, और इसकी दुनिया कौन सी है? बिना प्राइम वाली। तो अगर आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से ये बात लिखते तो क्या लिखते? एक्स और एक्स प्राइम में रिश्ता, तो आप लिखते एक्स माइनस बीटी इज इक्वल टू एक्स प्राइम। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? और अगर आप उल्टा लिखते तो लिखते एक्स प्राइम प्लस बीटी प्राइम बराबर एक्स। लेकिन क्या ये एग्जैक्टली बराबर होंगे? क्योंकि दोनों रेफरेंस फ्रेम में समय अलग अलग है ना, तो क्या इनमें बराबर होगा? तो वो बराबर ना मान के हमने क्या किया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा लिया है। बेटा आवाज बंद रखें अपनी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा लिया है। ठीक है, तो बस इन्हीं दो इक्वेशन के साथ हमें खेलना है। तो हम क्या करें, इस एक्स प्राइम की जगह पर एक्स माइनस बीटी लगा दें, ए टाइम्स एक्स माइनस बीटी। तो हम यूजिंग इक्वेशन 1, सर हाँ सर एक कांस्टेंट ऑफ जो प्रोपोर्शनलिटी है ये फिर चेंज नहीं हो जाएगा जब यहाँ दूसरे फ्रेम नहीं में बेटा, ये अगर सारे फ्रेम एक जैसे हैं तो नहीं होगा। यही तो ये फंडामेंटल पोस्टुलेट लगाया है कि जो रेशियो से ये बदलेगा उसी रेशियो से ये भी बदलेगा। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या करो, x इज इक्वल टू आप लगा दे ए एक्स माइनस वीटी प्लस वीटी प्राइम और एक बंद। सही है, तो यहां से और लिख लें तो ये लिखेंगे x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बीटी प्लस ए वी टी प्राइम। गलत तो नहीं लिखा है? देखो ये तो हो गया फंडामेंटल पोस्टुलेट नंबर 1 लगा दिया यहाँ पे। ये है पोस्टुलेट 1, क्योंकि ऑब्वियस है इसी पर तो बेस्ड है। और पोस्टुलेट नंबर 2 अब लगा रहा हूं। और पोस्टुलेट 2 अब लगा रहा हूं मैं। पोस्टुलेट 2 क्या था या 1 क्या था? वो पहला अगर है तो क्या था? सिंस क्या पता है हमें? सी सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। अगर सी सेम है सारे फ्रेम में तो आप लिख सकते हो x अपॉन टी इज इक्वल टू सी एंड x प्राइम अपॉन टी प्राइम इज इक्वल टू अगेन सी। भाई डेल्टा लगा दो आप। डेल्टा लगाओगे तो वेलोसिटी किसी भी फ्रेम की, किसी भी पार्टिकल की निकालोगे। इस फ्रेम में पार्टिकल की नहीं, लाइट पल्स की, तो ये इतनी आएगी, इसमें भी इतनी आएगी। तो यहां से कितना आएगा? x इज इक्वल टू सी टी, और यहां से आएगा x प्राइम इज इक्वल टू सी टी प्राइम। ये इक्वेशन नंबर 3 है एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 आप क्या इनमें से x या t को काट सकते हो? इक्वेशन 3 और 4 का यूज करके, जैसे इसको 3 और 4 की जगह 4 एंड 5 डाल दे रहा हूं। ओके,
और इसको 4 डाल देना, 3 डाल देना। तो इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या है, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड यूजिंग 5 में t डैश होगा। क्या बेटा, हाँ t डैश, यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 in equation 3. So if you use equation 4 and 5 in equation 3, then x is equal to equation 3 a square x प्लस, दोबारा से पहले लिख ले रहे हैं, a square bt प्लस ए बी टी डैश, ए बी टी डैश। इसमें लगाते हैं, चलिए x की जगह अगर सी टी लगा दें, सी टी लगा दें, ए स्क्वायर बी टी लगा दें, ये टी को टी रहने दें, और अगर इस टी प्राइम को भी किसी तरीके से काट दें, टी के टर्म्स में लगा दो, तो टी प्राइम को क्या लगा दें, एक्स प्राइम अपॉन सी, और एक्स प्राइम को लगाना चाहें तो एक्स प्राइम को भी लगा सकते हैं। तो सी टी ए स्क्वायर सी टी माइनस ए स्क्वायर बी टी, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। अगर मैं ये देखो, एक्स प्राइम को भी मैं लगा दे रहा हूं, कितना, ए एक्स माइनस बी टी। तो ध्यान से देखो, इस x की जगह अगर मैं ए बी अपॉन सी या ए स्क्वायर ही लिख देता हूं, x की जगह क्या लगा दूं, सी टी। मैं अभी लिख भी दूंगा कि कौन कौन सी इक्वेशन कहां पे यूज की है। मैं रेड कलर के पेन से या किसी से भी लिख दे रहा हूं। यहां पे मैंने यूजिंग इक्वेशन 1 और यहां पे यूज कर लिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब ध्यान से देखो, आप कट जाएगा टी, ये कैंसिल हो रहा है, ये भी 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 कैंसिल हो रहा है। जरा इसको सॉल्व करें, एक ही वैल्यू निकालें। इसको सॉल्व करें और एक ही वैल्यू निकालें। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट कर दूं कहां पे क्या क्या लगाया। मेरा मोटिव ये था कि मैं इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 3 लिखी हुई है, इस इक्वेशन में या तो सब जगह x कर लूं, या सब जगह t कर लूं, या सब जगह x प्राइम कर लूं, या t प्राइम कर लूं। तो मैंने क्या किया, x की जगह सी टी लगा दिया, x की जगह सी टी लगा दिया, ये t ऑलरेडी था, इस t की जगह x प्राइम अपॉन c लगा दिया, x प्राइम को फिर से a टाइम्स x माइनस बी टी लगा दिया, x को फिर से सी टी लगा दिया। तो ये t सब एक जैसे हो गए। और ध्यान से देखें आप, कैंसिल हो गया, कुछ सॉल्व किया किसी ने? सर ए स्क्वायर की वैल्यू गामा स्क्वायर बाई सी आएगी। गामा स्क्वायर बाई सी नहीं आएगी, गामा ही आ जाएगी। एक सर गामा ही आ रही है। गामा ही आ रही है मेरे से कर रहा है। कॉपी कर दो। इसीलिए लॉरेंस फैक्टर बोलते हैं, उन्होंने यही तो खोज लिया था। ए इज इक्वल टू गामा आ गया। तो जो डाउट था वही डाउट, हमारा डाउट, मतलब हमारा क्या, ये लॉरेंस का डाउट एकदम ठीक था कि ये एग्जैक्टली बराबर ना होके क्या है, गामा टाइम्स बराबर है। लेकिन बराबर क्यों लगते हैं हमें? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हमें ये चीजें क्या लगेंगी, ऑब्वियस है आपको लगेगा x प्लस बी टी किसके बराबर है, x प्राइम के बराबर। लेकिन t तो रिलेटिव है भाई। लास्ट वाली टर्म कैसे कैंसिल हुई,
ये कैसे कैंसिल हुई भाई, क्या दिक्कत हो गई? लास्ट वाली टर्म कैंसिल नहीं की है बेटा मैंने, टी कैंसिल किया है सब में से, पूरी लास्ट टर्म कैंसिल नहीं हुई है। ये आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं शायद, ये ऐसे समझो। आप अपनी कॉपी पे करो, मत देखो इधर, अपने आप आएगा तो और अच्छा रहेगा ना। इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर, इसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, और जो कुछ हमने पहले किया टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, वो अब इस लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर पाएंगे। सो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अब क्या बन जाएंगी, वो बात की बात है। पहले ए की वैल्यू गामा प्रूफ हो गई। अगर ए की वैल्यू गामा है तो मैं इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करता हूं भाई, इक्वेशन 2 का या इक्वेशन 1 का, जो भी आप चाहें। तो इक्वेशन 1 लेते हैं, चलते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, तो वो इक्वेशन बनती है एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी टी। ए की जगह गामा हो गया, एक्स की जगह आप क्या लगा सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह सी टी लगा सकते हैं, यस सर, माइनस वी टी बराबर सी टी प्राइम। देखिए मैंने सब जगह इक्वेशन 4 और 5 यूज कर ली। ठीक है, नहीं ठीक है? इससे फायदा ये हुआ कि आप t इज इक्वल टू या t प्राइम इज इक्वल टू गामा t माइनस बी टी अपॉन सी, ये लिख सकते हैं ना। तो t प्राइम इज इक्वल टू गामा t माइनस, t की जगह आप लगाते हैं क्या, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी। तो एक तो आ गया ये जो डाउट था कि टाइम रिलेटिव होता है, वो भी हो गया यहां तक प्रूफ। और जो ए की वैल्यू गामा आई, उससे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आई, वो भी हम अभी बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें अपनी बात को, तो कंक्लूजन ये होगा कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएंगी, 10 लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, क्या हो जाएंगी, एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड, एंड टी प्राइम इज इक्वल टू जो ऊपर लिखी हुई है एक्स माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। बहुत फेमस इक्वेशंस है। हेलो सर, टी माइनस गामा इंटू, और you can also write it as x is equal to gamma x prime plus vt। सर टी डैश में माइनस वी के, ये कैसे है ये वाली लाइन, सर नीचे Please, टी sir. माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर होगा। सर जहाँ पर आप टी प्राइम लिखे हैं ना, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, वहाँ इसके जगह
लास्ट लाइन टी प्राइम इक्वल टू गामा टी माइनस ओके ओके, गलती से हो गया। हाँ, बाई इज इक्वल टू बाई प्राइम एंड जेड इज इक्वल टू जेड प्राइम एंड टी इज इक्वल टू गामा टी प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर। अब ये और मैंने जो लिखा है ना, ये बड़ा काम का है। अब आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग बोलते हैं कि भाई इसको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो और इसको इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो, ऐसी तो याद किया होगा। ऐसा क्यों? लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सीधे सीधे आप ये बोले दीज आर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब चूंकि इनमें डिफरेंशिएट करना है कौन सी वाली यूज कर रहे हो, तो इसलिए जो पहले लिख जाए उसको आप बोलोगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और जो बाद में लिख जाए उसको बोलोगे इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको यूजुअली कैसे पुकारते, कॉल्ड एज लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, और इसको कैसे पुकारते, कॉल्ड एज इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अब कुछ तो नाम देना ही है तो दे देते हैं नाम। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कौन सी लगाएं। आप लोगों को याद हो, शायद किसी को याद हो, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से टाइम डायलेशन का प्रूफ और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का प्रूफ करे हो आप लोग? नहीं जी सर। करे हो तो ये भी आप प्रूफ कर नहीं पाओगे। लेकिन अभी अगर मैं आपसे कहूं आप देख लो कॉपी में एक बार, जिस भी बुक में देखना चाहो उसको देखने के बाद दोबारा रिपीट करोगे ना तो हो नहीं पाएगा। देखने के बाद तुरंत, मैं ये कह रहा हूं देखने के बाद भी आप तुरंत अगर आप रिपीट करोगे तो आपसे होगा नहीं। पता है क्यों? बताता हूं। जब आप लिखते हो गामा एक्स माइनस बी टी, आपने ऐसी तो प्रूफ किया होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। x1 लिख लेते होगे टी टाइम पर, भाई एक रॉड बनाते होगे, उसको बोल देते होगे कि ये x1 पोजीशन है इसकी और इसकी x2 पोजीशन है, तो x2 लिख लेते होगे ऐसे। तो डेल्टा x1 x2 प्राइम माइनस डेल्टा x2, सॉरी इस तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं, तो आप लोग अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। हाँ, तो डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा डेल्टा एक्स माइनस बी टी वाला जीरो हो जाएगा टर्म, है ना? अब बताओगे इसमें प्रॉपर कौन सी लेंथ है? डेल्टा x। डेल्टा एक्स प्रॉपर है और डेल्टा एक्स प्राइम इम्प्रॉपर। कॉन्ट्रैक्टेड है, तो ये उल्टा प्रूफ हो गया। हमने तो आपको एल नॉट बाई गामा बताया था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा था मैं, आपका फिर क्या हो गया, लेंथ एक्सटेंशन आ गया। अच्छा, फिर तुरंत आप लोग अपनी बात को सही कर लोगे, कैसे? कहोगे नहीं नहीं ये वाला एल नॉट है, ये एल है, अब लो प्रूफ हो गया। तो ये बीएससी में तो चल जाता था, लेकिन यहाँ नहीं चल पाएगा क्योंकि कंसेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ऐसे ही जब आप टाइम डायलेशन प्रूव करोगे वो भी गड़बड़ प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वेशन कुछ और ही कह देंगी। लेकिन आपको मैं ये बताऊं ये दोनों इक्वेशंस क्यों बोल रहा हूं और है, क्योंकि जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना तो आपको ये दोनों मिल जाएंगी जो उधर वाली है। इसलिए मैं कह सकता हूं ये दोनों एक जैसी है। मतलब आपसे मैं कह रहा हूं आप सॉल्व करो, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसलिए वो तो प्रूफ हो ही गया। एक्स्ट्रा ये है, नोट लिख लो, एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी है और टी प्राइम इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर है। आप जरा ऐसा सॉल्व करो जिससे एक्स बराबर लिख के आए निकल, एक्स इज इक्वल टू, कैसे कर सकते हो? इसकी बी से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो,
क्या आएगा? मल्टीप्लाई करो v से और जोड़ दो, तभी तो कटेगा t। तो x प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा v t प्राइम, और इधर क्या बचेगा? गामा बाहर, v t कैंसिल हो जाएगा, और यहां कितना आएगा? x माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स। और ये क्या बन गया? गामा x बाहर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 अपॉन गामा स्क्वायर के बराबर। गामा गामा कैंसिल, ये है x प्राइम प्लस बी टी प्राइम, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा गामा x प्राइम प्लस बी टी प्राइम। अब तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं भाई, इससे मैंने ये लिख दिया, अब तो प्रूफ भी हो गया कि हाँ ये बराबर आएगा इन दोनों के सोल्यूशन। और अगर आप इसमें क्या करो, v बाई सी स्क्वायर से जोड़ दो, तो आप सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि ये t इज इक्वल टू गामा टी द प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर। चाहो तो आप करके देख लो। तो बेसिकली इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज सोल्यूशन ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। गॉट इट? यस। बिना देर करे, इस पे ज्यादा देर बोलता नहीं, क्योंकि इसके बाद जो आप लोग सीखोगे उससे आपको पता चलेगा चीजें आगे की। लिख लें आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे लगता है कि ये जरूर पूछा जाता है इससे रिलेटेड एक ना एक सवाल। इसका नाम है वेलोसिटी एडिशन फार्मूला। समझ में आ रहा है आप लोगों के? नहीं? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन प्रूव करने के आप बहुत सारे मेथड देखोगे, उनमें ये इजीएस्ट है, सबसे सरल। अगला हेडिंग है वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला, और इसे थ्योरम भी बोल देते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार आपसे हर पेपर में इस क्वेश्चन का सवाल जरूर आएगा। और आपको मैं बिल्कुल कम शब्दों में, आप लोग समझना, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को कि बिल्कुल गलत नहीं हो सकता सवाल इसका। मोटिव आज का यही है, आज के पूरे क्लास का एक ही मोटिव है कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम समझ में आ जाए। आपसे मेरा सवाल है केवल इतना सा कि मान लीजिए एक पार्टिकल है ए, जिसकी स्पीड v1 है। बेटा आवाज बंद रखे। दूसरा एक पार्टिकल है v, जिसकी स्पीड v2 है। मैं बहुत जनरल केस लेके चल रहा हूं, ऐसे भी आप लोग का किसी बुक में नहीं देखेंगे इसका प्रूफ, मतलब मैं बहुत सिंपल मैनर में बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मान लीजिए थीटा एंगल पर है। ऐसा इसलिए लेके चल रहा हूं कि थीटा की वेरियस वैल्यू के लिए सारे फार्मूले प्रूफ हो जाएंगे। आप सोचो थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा तो भी आप प्रूफ कर लोगे, 180 हो जाएगा तो उल्टे वाले जोड़ते कैसे हैं ये पता चल जाएगा, 0 हो जाएगा तो आपको सीधे वाले कैसे जोड़ते हैं ये भी पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो मैंने एक ले लिया। अच्छा एक बात बताएं, v1 और v2 किसके रिस्पेक्ट में, ये भी बात कर लें। दिस डेटा इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको मैं सेंटेंस पढ़ूं तो मैं बोलूं कि टू बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी v1 एंड v2 एज शोन इन फिगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है?
तो योर क्वेश्चन क्या है जिसका जवाब हम ढूंढने जा रहे हैं? क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ v with respect to a। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं घेर देता हूं। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, यही तो है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। आपको मैंने बताया था कि ये हायर वेलोसिटीज के लिए, हाई वेलोसिटीज के लिए ट्रू नहीं है। तो फिर हाई वेलोसिटीज के लिए क्या ट्रू है वो हम बता रहे हैं बात। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ रही है? क्या प्रॉब्लम है इस थ्योरम में? क्या प्रॉब्लम है मतलब ये किस प्रॉब्लम का जवाब बताती है? समझ में आ रहा है? अब फिर से वही काम, सारा खेल वही है, एस और एस प्राइम का झाड़। ये एस, ये है एस प्राइम। कहाँ बैठना चाहते हो आप? थोड़ी देर के लिए चलो यहां बैठो, और एक बार आप थोड़ी देर यहां बैठ लो। ये जब मैं बोलता हूं ना बैठ लो, तो आप बैठ ही जाया करो इस पे। मन में ऐसा सोचा करो हाँ बैठे इसी पे ही। जब आपसे कहूं किसी कार में आप बैठे हुए तो आप समझा करो बैठे हुए, तभी आपको समझ में आएगा। एस प्राइम इज मूविंग विद वेलोसिटी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कौन से फ्रेम में गिवन है डेटा? जी में। किसके फ्रेम में पूछा गया है? ए के फ्रेम में। तो ऐसा करो, एक एस को तो बना दो क्या, ग्राउंड का फ्रेम, और एस प्राइम को बना दो किसका फ्रेम? ए का फ्रेम। समझ रहे हो बात को? एंड एस प्राइम मींस ए इज मूविंग विद वेलोसिटी ग्राउंड। किस वेलोसिटी से भाग रहा है? v1 से। ये किससे भागेगा? उल्टा v1 से। सही बोल रहा हूं? अब किसको ऑब्जर्व करना है? बॉल बी को। बी बॉल की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है? थीटा एंगल पर b2। और एस प्राइम मतलब ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? कितनी होगी? यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो यही है। आप समझ रहे हो? इस प्रॉब्लम को जो मैंने आपको बोला, मैंने फ्रेम में दिखाने की कोशिश की है। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है। जो मैंने ऊपर लिखा है उसी को मैंने दोबारा बनाने की कोशिश की है, आपको इस तरीके के फिगर में लाने की कोशिश की है। ठीक है? कैसे? एक फ्रेम है जिस रेस्ट वाला एस फ्रेम या जी फ्रेम, जिसके रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटीज पता है। एक फ्रेम है ए के रिस्पेक्ट में आपको बी बॉल की वेलोसिटी बतानी है। क्या गलत कह रहा हूं? तो आपने क्या किया, एक एस का फ्रेम बना लिया और एक ए का फ्रेम बना लिया। मतलब एक ग्राउंड का फ्रेम हो गया जिसको एस नाम देते थे, और एक एस प्राइम हो गया जिसको हम एज ए ट्रीट करेंगे जैसे ए का फ्रेम है। ठीक है? एक बार ग्राउंड पर बैठकर देख रहे हैं तो हमें b2 दिख रहा है, b की वेलोसिटी। जब हम ए पर बैठकर देख रहे हैं तो वेलोसिटी हमें निकालनी है। बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। अगर शब्दों का आप सुन रहे होगे तो यही लिखा हुआ है इस पिक्चर में भी। क्लियर है बेटा? यस सर। ए फ्रेम वाली बताना मुझे। नवनीत, नवीन यस सर। हो गया डन? सर ए वाली समझ नहीं आ रही। अरे दो ही फ्रेम का तो खेल है सारा।
जब तक रिलेटिविटी चलेगी दो चीजों की बात करूंगा, एक में पता होगा, दूसरे में पता लगाना होगा। तो दो ही फ्रेम तो है, एस और एस प्राइम फ्रेम। तो सेकंड फ्रेम के अंदर बॉल ए पर बैठ रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कहो तो बॉल भी बना दूं। ये देखो बॉल बना दी, लेकिन ये बॉल है, ये बॉल ए है। यही तो पूछ रहा है आपसे कि सर, बॉल ए पर बैठकर बॉल बी की स्पीड क्या दिखाई देगी। नहीं समझ में आई? आगे सर। आ गई होगी जहां तक मैं समझ रहा हूं। देखो ये तो बस दिखाने का तरीका है, कहना तो यही चाहता हूं मैं। अब मुझे आप बताना जरा, ये डेटा गिवन है और ये क्वेश्चन है, ठीक है, रिक्वायर्ड। अगले पेज पे बढ़ूंगा मैं, तब आपको बात पूरी बता पाऊंगा। अब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमें पता ही है, आप कोई सी भी लिख लो। वैसे आपको क्या लगता है कौन सी लिखनी ज्यादा अच्छी रहेगी, इधर वाली 1 नंबर या 2 नंबर? सर 2 नंबर। 2 सोच के बोलो, सोच के। 1 नंबर। देखो लगाने में दोनों कोई सी भी लगा लो, आंसर आएगा, लेकिन सुविधाजनक कौन सी रहेगी, कम स्टेप्स किसमें फॉलो करनी पड़ेगी? 1 नंबर। 1 1 नंबर। नंबर। क्यों? डैश मूव। हमें डैश वाले फ्रेम में निकालना है। मोशन वाला फ्रेम उसमें है ना। मतलब हमें डेटा गिवन जो है वो रेस्ट फ्रेम का, ग्राउंड का। फ्रेम का दिया हुआ है। राउंड का दिया। ये इस तरह से है ना कि B is moving with velocity V with respect to A, X in ground, X in from ground. अरे सीधी सी बात है, देखो आपको डेटा गिवन किसमें, V2 में पूछा जा रहा है, S प्राइम में, तो अच्छा ये रहेगा ना X प्राइम वाले लिखो बराबर के। वैसे आपकी इच्छा क्या है, क्या चाहते हो, 1 नंबर लिखूं या 2 नंबर? आपकी जो इच्छा होगी वही चलूंगा, लेकिन सर 1 नंबर। 1 नंबर। चलो तो ये देखो x प्राइम इज इक्वल टू गामा x माइनस वीटी, ऐसी तो लिखूंगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी की बात है तो मैं ये डिफरेंस लिख ले रहा हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम इंटरवल है। और वेलोसिटी कैसे पता लगाओगे, कम से कम 2 इंस्टेंट पर पोजीशन पता हो तभी तो वेलोसिटी पता लगाओगे कि डेल्टा एक्स दूरी कितने टाइम में चली। और डेल्टा टी प्राइम क्या लिखोगे, गामा डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स अपॉन सी स्क्वायर। बात वही है घुमा फिरा के, कोई ऐसी नई चीज नहीं लिखी, ठीक है। और डेल्टा बाई प्राइम इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा वाई। चलो इसको और अच्छे से लिखते, तो 1 मिनट रुको। सर हाँ सर एक बार है ना वो जो फ्रेम है ना दोनों किधर बनाए आपने, एक बार उनको सर बोल के एक्सप्लेन कर दो ना, उनमें क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। बेटा रुक जाओ ना, अभी खत्म थोड़ी हुआ है आर्टिकल, अभी हम आगे पीछे स्लाइड को करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। थोड़ा सा सब्र रखो, ओके सर। कंफ्यूजन सब अपने आप दूर हो जाएगा। ये 3 इक्वेशन मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि मोशन वाई एक्सिस के अलोंग भी है, क्योंकि प्लेन में मोशन हो रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो बॉल मोशन कर नहीं रही है। बॉल की वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो इसके 2 कंपोनेंट है, एक तो एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, v2 cos थीटा, और वाई डायरेक्शन कितना है, v2 sin थीटा। और ये हमें पता लगाना है, तो इसको मैं ऐसा कर रहा हूं, पता लगाने वाले को भी मार्क कर ले रहा हूं, बाद में जोड़ना घटाना करते रहेंगे। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं क्या, ux डैश, और इसको नाम दे दे रहा हूं क्या, uy डैश। मतलब ये हमें निकालना है, और अगर ux डैश और uy डैश निकल आएगा तो आपका u भी निकल आएगा, u डैश भी निकल आएगा, ठीक है। अब जरा डिवाइड करें, अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करूंगा
तो अपने को क्या मिलेगा? ये देखो डिवीजन करने के बाद यही तो मिलेगा, डेल्टा एक्स प्राइम अपॉन डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल टू गामा गामा कैंसिल हो गए, नीचे से डेल्टा टी बाहर ले लिया और ऊपर एडजस्ट कर दिया है। अच्छा एक चीज यहाँ पर और जोड़नी पड़ेगी, एक बार बताओ बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? वी का काम यहाँ कौन कर रहा है? V1 पिक्चर्स देखकर बात करो तो बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? एस प्राइम एस के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है? v1 से। तो यहाँ ये v1 है, यहाँ पे फ्रेम की वेलोसिटी तो होती है। और बताओगे गामा किसका फंक्शन है? गामा किसका फंक्शन होगा? v1 का। क्यों? गामा में भी 1/b² आता था, तो वो वेलोसिटी किसकी होती थी? फ्रेम की। हेलो, आवाज आ रही है? तो मैं कह रहा था यहाँ गामा किसका फंक्शन होगा? उसी का जो यहाँ लिखा होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई सारी वेलोसिटीज इन्वॉल्व है ना, तो इट में भी पॉसिबल कि हम लोग बाद में कंफ्यूज हो जाए कि v1 लगाएं कि v2 लगाएं, तो पहले ही लिख लेते हैं। हालांकि डिवाइड करने पे दोनों गामा कैंसिल हो जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सही है? ये डिवीजन समझ में आया? यस सर। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, थोड़ा ध्यान तो आपका चाहिए होगा मुझे। ध्यान अगर दोगे तभी समझ में आएगा। अब आप मुझे बता सकते, कोई मुझे ये बता सकता है व्हाट इज दिस? डेल्टा एक्स प्राइम ओवर डेल्टा टी प्राइम। V dash वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में? एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम, मतलब ए के रिस्पेक्ट में। यानी ये कौन है? यू एक्स डैश है ना, यू एक्स डैश। अब बताओ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हाउ मच? यू v1 मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्राइम नहीं लगा इसलिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यस सर। एक्स लिखा हुआ है यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की स्पीड एक्स एक्सिस के अलोंग v2 cos थीटा। बिल्कुल सही बताया है, बच्चे ने भी बताया किसी ने। v2 cos थीटा माइनस v1 अपॉन 1 माइनस v1 v2 cos थीटा अपॉन सी स्क्वायर। सही लिखा हुआ है? नहीं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 डाल दे रहा हूं, 4 डाल दे रहा हूं इसको मैं। अब मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करूंगा।
तो इक्वेशन 2 अभी बेटा जिसके डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा, चिंता ना करो। दोबारा कहोगे दोबारा बता दूंगा। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करूंगा, तो आप मुझे बताओ डेल्टा बाई प्राइम अपॉन डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल टू कितना आएगा? इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी गामा V1 1 माइनस V1 बाई सी स्क्वायर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। नहीं सही बात लिखी है, देखो डिवाइड करके। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड किया है। आप बता सकते हो मुझे डेल्टा बाई प्राइम ओवर डेल्टा डी प्राइम क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉल, ऐसे बोलो वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम अलोंग वाई एक्सिस, जो कि यू बाई प्राइम है। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, velocity of ball with respect to s V2 sin along theta. y direction v2 sin theta, and gamma v is equal to 1 upon under root 1 minus v1 square upon c square upon 1 minus v1 upon c square। बताओगे ये क्या हो जाएगा? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। V2 sin डेल्टा x theta. V2 cos theta. b2 cos V2 theta। cos theta. तो b1 b2 cos थीटा ओवर c स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर क्या आएगा? सेम। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। देखो जरा, यही तो रिक्वायरमेंट थी। बस अब u डैश निकालना है आपको, तो क्या निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ बॉल b विद रिस्पेक्ट टू a क्या हो जाएगी? u इज इक्वल टू u डैश इज इक्वल टू अंडर रूट u एक्स डैश स्क्वायर u बाई डैश स्क्वायर। सही है? u एक्स डैश आपके सामने है, u बाई डैश आपके सामने है, स्क्वायर करके ऐड करोगे? करो। करो बेटा करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो। नीचे वाले तो कॉमन ले लेना, उसका स्क्वायर खोलना मत, ऊपर वाले का सेटलमेंट करना। और आपको मैं बता देता हूं डायरेक्ट क्या फार्मूला आएगा, आप अपनी कैलकुलेशन इस तरफ को रखना। ये आपको भी अभी याद हो जाएगा। आ रहा है कुछ? ऐसा नहीं
अब ये मत कह देना आ गया, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं आएगा, 2 मिनट सोचने के बाद ही आएगा, 2-4 मिनट। जो लोग पेन चला रहे होंगे उन्हीं का आएगा, बाकी लोग इंतजार कर रहे होंगे सर कब लिखेंगे इसके आगे का, वो हम लिखेंगे। केवल मैंने आपको ये कहा इक्वेशन नंबर 4 और 5 को लगा दो इसमें और एडजस्ट करो कुछ इस तरीके से कि इस तरीके का फार्मूला प्रूफ हो जाए। किसी एक बच्चे का भी होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। कोई अगर डायरेक्शन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स uy डैश अपॉन ux डैश। बेटा किसी का भी सॉल्व हुआ, लगाए रहो पेन, चलाए रहो, लगातार चलाए रहो। कुछ जोड़ना और घटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, कुछ जोड़ना और कुछ घटाना पड़ेगा। और 1 माइनस b1 b2 cos थीटा अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर बनाना पड़ेगा और बाकी के फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, हो जाएगा। आपको सी स्क्वायर बहुत परेशान नहीं कर रहा है? आपको सी स्क्वायर बहुत परेशान कर रहा है या नहीं? कर रहा है सर, ये हमेशा परेशान करता है, इसलिए ऊपर वाली टर्म में आ ही नहीं रहा, है ऊपर वाली टर्म में आ ही नहीं रहा सी स्क्वायर। नहीं आ रहा ना, आ तो जाएगा, ये बात तो गारंटी है। आ रहा है सर, एक टर्म के नीचे ही आ रहा है बस। एक टर्म के नीचे आएगा, वो डिवाइड होके कट जाएगी, 1 आ जाएगा। आप कहोगे तो करके भी दिखा देंगे, लेकिन अभी आप कोशिश तो करो। मैथमेटिक्स तो हो जाएगी, मेरे को तो प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई। प्रॉब्लम तो बेटा बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 2 बॉल की स्पीड दी हुई है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसी एक के रिस्पेक्ट में आंसर पूछा जा रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। सर ये v1 वाला आई थी एमएससी में भी। एक मिनट पहले मैं 1 मिनट सुन लूं बच्चे की बात। हाँ बेटा बोलो आप पहले। v1 वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा सर। अभी सब समझ में आएगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो? न्यूमरेटर में cos थीटा वाली टर्म भी रहेगी। एक बार हाँ? बैक स्लाइड करिए। न्यूमरेटर में cos थीटा वाली टर्म भी आ रही है। आ रही है यस सर। उसको फिर b1 b2 cos थीटा का क्या करें? यस सर ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करना वो बता दो बस। यस वो वाली सर। बात हो गई। अगर सर आपसे मैं बैक कहूं स्लाइड दिखा दीजिए। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो क्या जोड़ूं और क्या घटाऊं, ये बताऊं मैं आपको? नो सर, +1 -1। 1 माइनस तो ये वैसा ही है, आप थोड़ा सा करो तो। बाकी जो बच्ची कह रही थी प्रॉब्लम नहीं समझ में आई, वो बात करें अब जरा। सर बेटा क्वेश्चन समझो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपने बचपन में भी ये सवाल करे होंगे। एक कार v1 वेलोसिटी से जा रही है इधर, दूसरी कार v2 वेलोसिटी से इधर जा रही है, या चलो सीधी बना देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो इस कार का नाम है ए, इस कार का नाम है बी, तो बताओ बी ए बी कितना होगा? ये पूछा जाता है नहीं कभी? यस सर। तो क्या बोलोगी? सर मेरे से ऐसे क्वेश्चन कभी हुए ही नहीं। मैं कभी कर ही नहीं पाई ऐसे क्वेश्चन, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा बताओ तो, अब तो बता दो। ये तो बिल्कुल सिंपल वाली बात पूछी मैंने। नंबर लिख दूं?
ये 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है कार, ये 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है कार। अब तो बता दो, ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में या बी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में, उसका मैग्नीट्यूड 30. हाँ तो नहीं, मतलब या तो माइनस होता है या एडिशन होता है, पता नहीं। अच्छा, मतलब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि जोड़े कि घटाएं। यस 30 होगा ना, घटेगी। थोड़ी देर के लिए आप कार में बैठ जाओ, दो कार अगर एक ही दिशा में जा रही हो तो आपको पीछे वाली कार में अगर आप बैठे हुए हो तो सामने वाली कार आपको तेज दिखाई देगी या हल्की? सर फाइनल रीड एक बार दिखा दीजिएगा। अच्छा चलो, सामने वाली कार अब कैसी दिखाई देगी? रुकी हुई रेस्ट पर। इस पे। हाँ अरे ट्रैफिक में कभी फंसे होगे, एक साथ कार जा रही होंगी तो कम ट्रैफिक हल्का दिखता है ना, यस अगर एक ही तरफ को जा रहे हो, और अगर सामने से कार आ रही होती है यही तो आपको बहुत तेजी से पास होती, कभी क्रॉस करे होगे किसी कार को, किसी बाइक को? हाँ सर। तो जोड़े कि घटाएं अब तो बता दो। माइनस करेंगे। माइनस करते हैं सर। ना तभी तो 0 बता रहे हो, रेस्ट बता रहे हो। यस सर। और दूसरी तरफ जब आएगी तो प्लस अगर यही इधर को दिखाता 30 तो 130 आंसर होता एडिशन। है ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात पूछ रहा हूँ, ये कोई याददाश्त वाली बात नहीं पूछ रहा हूँ। सर हाँ ये ओके सर। 100 प्लस 30 करते है ना। यस अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये 100 प्लस 30 करना ये किस वेलोसिटी तक वैलिड है? तो मैं आपको बता दूं ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस में b1 माइनस b2 करना और b1 प्लस b2 करना सही है, लेकिन रिलेटिविस्टिक केस में ये गलत है। क्योंकि अगर मान लो ये c/2 से चल रहा हो और ये चल रहा हो c/4c/5 से, बता सकते हो कि आपको कितनी स्पीड अब दिखाई देगी कार की? कितनी स्पीड दिखाई देगी? अब एडिशन तो नहीं, सब्सट्रैक्शन तो नहीं होगा, जोड़ा जाएगा ना, जोड़ो कितना आ रहा है? 5c 8c कितना हुआ ये? 13/10c। यानी ग्रेटर देन सी आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। गलत तो नहीं बोल रहा है? सॉल्व हो गया है। हाँ बेटा, आंसर मैच कर गया ये वाला? हाँ सर कर तो रहा है पूरा? हाँ सर पूरा कर रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर इसमें 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट किया गया और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके फिर उसको वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही किया गया। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि सी से बड़ा आ रहा है ना, इसका मतलब ये जो तरीका आपको जोड़ना और घटाना बताया गया ये गलत है। ये सही तरीका क्या है बड़ी बड़ी वेलोसिटीज को जोड़ने का? उसका आंसर इस वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से दिया जाएगा। अब समझ में आई प्रॉब्लम क्या है? यस सर। अब मैंने क्या किया, इसमें ये देखा कि किस किस फ्रेम में बातें गिवन है और किस में रिक्वायर्ड है। तो मैंने कंक्लूड किया कि ग्राउंड में दिया हुआ होता है डेटा और अक्सर पूछा जाता है किसी एक बॉल के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉल की या किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की। तो मैंने दो फ्रेम बनाए, एक एस बनाया एक एस प्राइम बनाया। एक फ्रेम को ग्राउंड का फ्रेम बना दिया और एक फ्रेम को उस पार्टिकल का फ्रेम बना दिया। जैसे यहाँ पर ए है, अब मैं ग्राउंड पर बैठ के देख रहा हूं तो b2 दिख रही है स्पीड, ये दिख रहा होगा आपको। यस सर। और मैं पूछ रहा हूं आपको जब ए पर बैठ जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगी, वही क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो मैंने इन फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस फ्रेम से इस फ्रेम में कूदने का तरीका बताया रखा है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। यस सर। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख ली। तीनों क्यों लिखी? क्योंकि ये xy प्लेन में मोशन हो रही है, अगर एक डायरेक्शन में हो रही होती तो y वाली भी नहीं लिखता। तो मैंने पहली वाली को तीसरी वाली से डिवाइड किया तो वेलोसिटीज मिल गई। आगे तो आ गया सर। आगे आ गया? यस सर। ये आंसर किसी और का भी आ गया? जो गामा के पैर में v1 लिखा है उसका क्या मतलब बताया था आप? अच्छा एक बार बताओ, चलो ये छोड़ो, ये बताओ आप, इसमें जो गामा है वो कौन है? इसमें ए बराबर गामा प्रूफ हुआ था लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सर है ना? और v क्या था? v c
वेलोसिटी ए बराबर क्या प्रूफ हुआ था अभी? 1/√1 माइनस बी स्क्वायर, और बी क्या था? यही तो था। दिख रहा है मेरा पेन कहाँ पे है? हाँ हाँ तो एक बात बताओ, वहां पर ये वाली वेलोसिटी क्या बन रही है उस पिक्चर में? V1। तो मैंने b1 लिख दिया, इसमें क्या दिक्कत हो गई? ओके सर, हो गया। और जो यहाँ लिखा होता है उसी का गामा होता है, तो मैंने गामा b1 का फंक्शन है ये दिखाने के लिए इसके पैरों में लिख दिया, सफिक्स में। वरना जब मैं लगाऊंगा ये, तो आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि सर यहाँ b1 लगाएं या b2 लगाएं या क्या लगाएं। ओके सर। हाँ, तो ये दिखाने का बस केवल तरीका है, ऐसा बुक्स में नहीं लिखा होता है, वहां सीधे गामा लिखा होता है। तो गामा फिर कौन सा लिखा जाएगा, यही उसमें डायरेक्ट लिख दिया जाता। बस मैंने ये आपको समझाने के लिए यहाँ b1 लिख दिया, इतना बस फर्क पड़ा है। और बाकी इसमें किसी बच्चे ने हिंट दिया क्या करना है, क्या बेटा बताना दोबारा से, क्या क्या करना पड़ा तुम्हें? +1 -1 करना पड़ा, ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं, और cos इसको sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बस बन गई होगा पूरा और परफेक्ट। फिर अरेंज कर लिए। बाकी का फैक्टराइजेशन हो गया होगा, एक जोड़ दो एक घटा दो, और sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर दो। आप लोग इसको होमवर्क लिख लो, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, एक बार घर पे कर लोगे तो। और अगर इसी को रिड्यूस वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा u बाई सी, यू डैश बाई सी को बीटा डैश स्क्वायर रूट 1 माइनस b1 बाई सी को लिख ले रहा हूं बीटा 1 स्क्वायर, b2 बाई सी को लिख रहा हूं बीटा 2 स्क्वायर, 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्या याद हो जाएगा? नहीं, ये तो याद हो ही जाएगा। बीटा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बीटा 1 स्क्वायर 1 माइनस बीटा 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर। सही है? अरे ये याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। अभी 2 मिनट लगेगा, वैसे थोड़ी देर देखते रहो, देखी हुई चीजें कभी नहीं भूलता कोई भी। जरा आप मुझे बता सकते हो कि डायरेक्शन अगर पूछ लूं तो आप डायरेक्शन बता दोगे? नहीं, निकालूं? अल्फा मान लूं इस एंगल को? इस पिक्चर को पूरा कर देता हूं मैं, आप अपनी कॉपी में भी कर लेना। ये तो हो गया आपका कौन, u डैश, और ये हो गई इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? u बाई डैश अपॉन u एक्स डैश आएगा ना। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया, अभी आपको पीछे वाली स्लाइड दिखा दूंगा, tan इनवर्स u बाई अपॉन u एक्स डैश, और अगर ये भी लगाऊंगा तो tan इनवर्स u बाई डैश की वैल्यू लगाऊंगा तो आएगी b2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस b1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन b2 कॉस थीटा माइनस b1। चेक करो सही लिखा है मैंने? बहुत सारे लोग सरेंडर कर दे रहे हैं ऐसा लग रहा है, या कुछ लोग सोच रहे हैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। क्या बेटा समझ में नहीं आ रहा किसी के जो मैं बता रहा हूं? मैं तो कहीं आपको कंफ्यूज नहीं दिख रहा हूँ शायद, और आपको मेरी बातों पे कितना यकीन हो रहा है ये भी मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल सिंपल प्रूव करवाया है। सहमत हो? नहीं?
आप सोच रहे होगे ये नहीं आएगा, क्या आएगा नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ये याद कर लो बस आप फार्मूला। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, बस ये याद कर लो, आपका आंसर नहीं है, गलत नहीं होगा। ठीक है, नोट कर Yes, sir. चलिए इस स्लाइड को रहने देता हूँ। हाँ, इस स्लाइड पे आ जाए जरा। अब देखो फार्मूला याद हो गया, मुझे तो हो गया, आप लोगों को याद हो गया होगा जहां तक है। आप मुझे बताना, क्या आप केसेस पे आ जाऊं? केस फर्स्ट, अब देखना और मजा आएगा आपको। केस फर्स्ट ये ले रहा हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब और मजा आएगा। तो बताओगे अगर थीटा 0 हो जाए तो शक्ल कैसी हो जाएगी? ए इधर भाग रहा है B1 से, P इधर भाग रहा है B1 से, यही तो हो जाएगी B2 से। अरे इस पिक्चर की ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आप लोगों को, अगर थीटा 0 हो जाए तो यही तो हो जाएगा। तो लगा दें इस फार्मूले में U डैश कितना हो जाएगा? हाँ, नीचे वाले में लगा दो चाहे ऊपर वाले में लगा दो। 1 माइनस B1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, 1 माइनस B2 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर अपॉन, ये 1 यहाँ पे ध्यान रखना, ये 1 यहाँ है। हाँ, 1 माइनस B1 B2, क्या cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो जरा, एलसीएम लो, सॉल्व करो। अरे इसमें नहीं लगाना चाह रहे, इसमें लगाना चाह रहे हो, इसमें लगा दो, एक ही बात है। सी मत लिखो, बस बीटा बीटा लिखते चले जाओ। तो मुझे लगता है थोड़ा आसान पड़ता है अगर बीटा लिखा हो। इससे सॉल्व कर लो, काट पीट करो जरा, बताओ क्या आएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करो, ऊपर वाले को सॉल्व करके क्या आएगा, या फिर ये वाला सॉल्व करके, दोनों बताओ मुझे क्या आएगा। आगे किसी का? बिना पेन चलाए नहीं आएगा, बार बार बोल रहा हूं। क्या करना है? सॉल्व करो इसके आगे, एलसीएम ले लो, प्रोडक्ट कर दो, होल स्क्वायर खोल दो। मैं करूं? सर एक मिनट, नो सर जरा रुक जाइए। आराम से करें। आंसर बताइए सर क्या आ रहा है? आप कर तो बताओ। लिया सर। बीटा डैश आ रहा है बीटा 1 माइनस बीटा 2 बाई 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2। यही आना चाहिए सर हमारा भी यही है। बीटा 1 माइनस बीटा 2 मत बोलो, क्योंकि आपका आ रहा होगा बीटा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर माइनस 2 बीटा 1 बीटा 2। यस सर। बीटा 2 माइनस 1 भी हो सकता है और बीटा 1 माइनस बीटा 2 भी हो सकता है। तो आप या तो ये 1 2 लिख लो, माइनस लगाओ, मॉड लगा लो, है ना, या फिर डिफरेंस वाला साइन लगा लो। ये देखो ये आ रहा है नहीं,
Yes, sir. Yes, sir. और अगर इसके टर्म्स में लिखूंगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आ रहा होगा b1 माइनस b2। अरे दोनों सेम ही तो आएंगे, b1 b2 अपॉन सी स्क्वायर। क्या ये जाने पहचाने फार्मूले नहीं लग रहे? भले ही आपकी पुराने वाले फार्मूलों से मुलाकात नहीं हुई हो, लेकिन इस फार्मूले को तो याद किया ही होगा, कैसे घटाते हैं कैसे जोड़ते हैं। बेटा आवाज बंद करके बात करो, जो भी करनी है। ये आया कुछ लोगों का नहीं? आ गया। Yes, sir. अब अगला काम करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाओ। थीटा की वैल्यू अब की बार 0 की जगह 180 लगाओ। केस 2 बीटा की जगह 180, वो थीटा की जगह 180। नाइन्टी लगाओ। सर 180 पे प्लस आ जाएगा, बीटा 1 ऊपर प्लस नीचे बीटा 2। दोनों, ऊपर नीचे दोनों। यस सर, अच्छा, दोनों ही और प्लस आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। और 90 लगाओ। ये देख लो, यही आ रहा है। यस सर, प्लस Yes. आ रहे हैं। और 90 देखो, यस सर, यही। यही आ रहा है ना। स्क्वायर रूट बीटा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर माइनस बीटा 1 स्क्वायर बीटा 2 स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक और स्टार बना के लिख लो, इफ बीटा 1 एंड बीटा 2 आर मच 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 लेसर देन 1, या फिर ऐसे लिख लो b1 b2 इज मच 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 लेसर देन c, देन ये फार्मूला क्या हो जाएगा, u डैश बराबर, ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगी, b1 b2 अपॉन सी स्क्वायर निग्लेजेबल। सिमिलरली इसमें भी लिख सकते हैं ये वाली बात जो मैंने लिखी है, बीटा 1 बीटा 2 लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, तो बीटा 1 डैश या b डैश बराबर b1 प्लस b2 हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इसी का फार्मूला वो वाला लिखा होगा u डैश बराबर, तो ये आया होगा आप लोगों का b1 प्लस b2 अपॉन 1 प्लस b1 b2 ओवर c स्क्वायर। सही है। क्लियर है जी। और अगर इसका b के टर्म्स में लिखूंगा तो u डैश बराबर क्या लिखूंगा, कोई बताएगा? बीटा की जगह लगा दूं b1c, c बाहर ले रहा हूं, तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, अरे b1 बराबर है v1 स्क्वायर विद बीटा 1c और b2 बराबर है बीटा 2c। तो बीटा 2 बीटा 1 की जगह लगाऊंगा b1 बाई c, तो c स्क्वायर आ जाएगा। v1 स्क्वायर विद ये c ये बन जाएगा
b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर अपॉन c की पावर 4। या c की पावर 2 बनेगा। C की पावर 2 बनेगा। c की पावर 2 बनेगा। सही है। समझ में आया नहीं आया? कंक्लूड कर दूं अब? मान लो सब भूल गए आप, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। जो याद रखने वाली बात है वो आपको बड़ा सिंपल तरीके से याद करा देता हूँ। एक बात बताओ, अगर दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते थे तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती थी वो आप क्या करते थे, जोड़ते थे या घटाते थे? बचपन में ऐड करते ऐड करते थे। तो अभी भी ऐड ही करोगे। नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखते थे, उसमें ऐड करके b1 b2 बाई सी स्क्वायर और डाल दोगे, ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर दोनों वेलोसिटी एक ही दिशा में होती थी तो आप जोड़ते थे कि घटाते थे? सब्ट्रैक्ट कर किसको किसमें से इस बात पे अगर मुद्दा ना बनाए तो u डैश बराबर b1 डिफरेंस b2 और ऊपर घटाओ तो नीचे डिनोमिनेटर में से भी b1 b2 बाई सी स्क्वायर भी घटा दो। और अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो क्या करोगे? रिलेटिव वेलोसिटी कैसे करते थे? दो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज का रिजल्टेंट निकालना होता था तो स्क्वायर करके ऐड कर देते थे पाइथागोरस थ्योरम से। उसमें से क्या करोगे? घटा दोगे b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, मतलब b1 b2 बाई सी स्क्वायर का b1 b2 बाई सी का ये मैंने सी स्क्वायर आ रहा है, सी की पावर 4 आ रहा है। स्क्वायर है सर। ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा 1 की जगह पे b1 बाई सी स्क्वायर आएगा। डायमेंशनली भी सी हाँ, स्क्वायर सी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो इतना घटा के ये लिख देना। ये तीनों चीजें हैं बस। ये तो याद हो ही सकती है। किसी और एंगल पर अगर गिवन हो तो आपको फिर ये वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये भी कोई बहुत खराब फार्मूला तो लिखा नहीं है। इस फार्मूले की खासियत आप देखो तो आपको और मजा आएगा। बीटा डैश इज इक्वल टू, मैंने आपको लिखवाया है √1 माइनस बीटा 2 स्क्वायर 1 माइनस बीटा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा 2 बीटा 1 कॉस थीटा होल स्क्वायर लिखवाया है ना। ये यस सर। इसमें 1 की जगह अगर 2 और 2 की जगह अगर 1 हो गया तो क्या गलत हो जाएगा? नो सर। इसमें 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 हो गया तो कुछ गलत हो जाएगा? नहीं। नो सर। यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि अक्सर हमें यही दिक्कत हो जाती है कि किसमें किसमें लगाएं, कहाँ लगाएं, कौन लगाएं। तो कहीं भी लगा दो किसी को भी,
इस सर इसका फार्मूले में देखो, अगर बीटा B1 की जगह B2 लिख जाए और B2 की जगह B1 लिख जाए, कोई फर्क पड़ जाएगा इस पेज पर? हाँ सर माइनस हो जाएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो ये लिखा ही हुआ है ना, ये डायरेक्शन है ही नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड से लिखे हुए हैं ना सारे। इन पर इन फार्मूलाज की यही खासियत है कि इनमें आप सिमेट्री के अकॉर्डिंग आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, नोट कर लो ये। नोट कर लिया? अब देखो आप कैसे सवाल करते हो खटाखट। ये असाइनमेंट का, एक मिनट को असाइनमेंट चेक कर लूं मैं आप लोगों का। नहीं, ये आपके में ऑर्डर अलग है, एक मिनट। सर हाँ बेटा। सर जो आप 1 2 और 2 1 कह रहे थे सेम रहेगा उसके बाद भी। हेलो हाँ बेटा सुन सर, लो। तो उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं अपना सर उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, ए विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं हम। बेटा अभी आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, चिंता ना करो बिल्कुल। ओके सर। आपको जवाब दे रहा हूँ ना मैं, अभी 2 मिनट रुक जाओ बस। चलो अभी फिलहाल ये वाला मिल गया है मुझे, वो वाला दिखा देता हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना। ये देखो, टाइम हो गया बेटा, बस एक क्वेश्चन तो कर लो, कम से कम अप्लाई करना तो सीख लो, कैसे क्या अप्लाई करोगे। कह रहे हैं लेबोरेटरी फ्रेम टू ऑब्जर्वर्स ए एंड बी आर मूविंग अलोंग द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद स्पीड ऑफ c/2 एंड c/2। ये c/2 से और ये c/2 से एज शोन इन फिगर। द स्पीड ऑफ b एज मेजर्ड बाय a के रिस्पेक्ट में b की स्पीड बतानी है कितनी होगी। तो बता सकते हो β1 कितना गिवन है? 1/2। β2 कितना गिवन है? 1/2। 1/2। कोई बता सकता है थीटा कितना गिवन है? 60 तो आप लोगों को वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना भी नहीं है। 120 सर। 120। आपने 60 बोला तो मैंने 180 लिख दिया। कुछ भी लिखो। वैसे आपको बता दूं ये वाला एंगल होता है हमेशा टेल टू टेल सजाने के बाद। अब जरा आप उस फार्मूले में लगा दो, भूल भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो बच्ची अभी पूछ रही थी 1 माइनस आप चाहे इसका स्क्वायर करके घटा दो या इसका स्क्वायर करके, यहाँ तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 1/5। नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 1/2 1/2 cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2 बेटा। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व। वैसे आप बहुत एफर्ट लगाओगे तब ये सवाल होगा।
और इससे चुटकियों में हो जाएगा। ये इस सवाल की खूबसूरती है, ये इस फार्मूले की खूबसूरती है। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार आया है। ऑप्शन डी आ गया किसी का बच्चे का आंसर। इसी तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन अभी रिसेंटली जेम में भी पूछा गया था। उसका भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हुलिया कैसा था। हालांकि ये आपके असाइनमेंट में नहीं है। ये आंसर निकला है सबका? नहीं, यहाँ होल स्क्वायर और रह गया मेरा। कुछ लोगों को भूख लग गई, लोग कह रहे हैं खाना भी खाना। बेटा हमें भी खाना होता है, हम भी इंसान है। 2 मिनट तो रुक जाओ। ये आंसर आप लोग सही बता रहे हो ना? √5/3 आ रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन आप ये करके बता दो, उसके बाद जाओ खाना खाओ। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद आप लोग कल खा सकते हो खाना। सॉरी, बाकी की क्लास कल ले सकते हो। A spaceship S1 leaves the Earth along the positive x-axis. Another spaceship S2 also leaves the Earth along the direction which makes at an angle 60 degrees with x-axis. The speed of S1 and S2 are 0.6, 0.91 c respectively. Find the speed of S2 as measured by S1. तो क्या हो गया β1? 0.6, β2 0.9। मुझे नहीं पता करना कौन सा β1 है कौन सा β2 है। और एंगल कितना है इनके बीच का? साफ साफ दिख रहा है 60 डिग्री। फार्मूला लगा दें आप लोग। 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.6 0.9 cos 60 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर हाँ सर, मैं जो पूछ रही थी ये तो मुझे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो समझ आ गया। सर मतलब वो डायग्राम पे आप कैसे बताओगे β1 और β2 अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उससे फिजिकली तो चेंज आएगा ना? नहीं तो जिस डायरेक्शन के रिस्पेक्टिवली आप बात करोगे उसको एक्स एक्सिस मान लेना। नहीं समझे? इस पिक्चर को अगर मैं तिरछा कर लूं तो ये ऐसा ही तो हो जाएगा। नहीं ये सर, जो वाली आपने लाइन अगर डायग्राम ये बनाई वाली लाइन कर लूं हाँ जी और हाँ ये जी। वाली लाइन तो तिरछी हो जाएगी। तो इस वाले का डायग्राम बना लूंगा और इस वाले को तिरछा करके बात कर लूंगा। नहीं समझे? जिस नहीं भी सर। डायरेक्शन में हो, जैसे अभी वाला ये वाला था ना, ये। यस सर। अब अगर आप कह रहे हो कि मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको पता लगाना चाह रही हूँ ना, यस सर। तो आप ऐसा करो, आप इस पे बैठ जाओ। और तो वो ये वाला सर। कैसा हो जाएगा? ऐसा। यस सर। तो अब आप इसको मान लो एक्स एक्सिस। ओके, वही सर विद रिस्पेक्ट टू वाला वो चीज चेंज हो जाएगी ना? हाँ बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये बात सोचो, मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम ही रहेगा। यस सर, विद रिस्पेक्ट टू चाहे ए देखें चाहे बी देखें। चलिए स्लाइड शो देख लें। आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा कैसा नहीं लगा। कुछ लोगों ने ठीक ठीक मैसेज करा है वैसे मुझे। बाकी आप लोग देखें, स्लाइड शो दिखा दे रहा हूँ। कोशिश तो बहुत की समझाने की है, पता नहीं कितना समझ में आया। कल की क्लास में समझ में आएगा। चलिए पहली स्लाइड ये है। और किसी का बीच में डाउट हो तो पूछते रहना। जब तक है मतलब क्लास में है तब तक आप बात कर सकते हैं। सर ये फिर नॉन रिलेटिविस्टिक रिजीम के लिए भी फॉलो करेगा? नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए भी सकते हैं ये। ओके सर, गामा की वैल्यू उस अकॉर्डिंग ऑल्टर हो जाएगी ना? 2 के बाद डायरेक्ट स्लाइड आ गई सर, लाइन से स्लाइड। बेटा लाइन से ही लगी हुई है। 2 के बाद कौन सी आ गई?
3 तो ही आई है। सर सही आ रहा था। सब लोग नेटवर्क सारा दोष मुझ पे रख देते हैं, अपने नेटवर्क के बारे में कभी नहीं सोचते कि हो सकता है हमारा स्लो हो गया हो। या आप लोग ग्रुप में शेयर करते हो? क्या सर? ये स्लाइड नंबर छुप गया है, लेकिन ये 8 नंबर थी, अब ये 9 नंबर आ गई है। सही है। सर पहले से काफी क्लियर हुए हैं डाउट्स, लेकिन सर टॉपिक भी बहुत टिपिकल है ये। है तो टिपिकल, लेकिन आपको फिर भी एक बात तो है ना कि एक सिस्टमेटिक तो है ना मामला। यस ऐसा सर, नहीं है पहले से कि अभी इजी चल लग रहा रहा है, है। दिमाग में बैठ नहीं रहा होगा। ये जैसे जैसे क्लियर होगा ना तो बहुत मजा भी आएगा आपको। ऐसा नहीं है एक तभी बार में सर आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। सर अभी 2-3 और लोगों का भी सर कराएंगे ना सर, जिसमें सर ABC 3 लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ, अरे बेटा अभी बहुत तेरे करवाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बहुत कुछ करवाएंगे। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो। एक दूसरी आवाज बैकग्राउंड में आ रही थी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आपने टाइम उनकी आवाज ब्रेक हो रही है। 5 to 10 दिखा दीजिए। कौन सा 5 to 10? सर बेटा चैट बॉक्स में लिखो क्या बोल रहे हो। सर हाँ कल आपने टाइम रिलेशन और लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन करवाया था ना, उसमें आपने Contraction. v इक्वल, हाँ सर वो v इक्वल टू सी पर t टेंस तो इन्फिनिटी आएगा, मेरा तो नहीं आया सर। क्या चीज? v वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी वेलोसिटी। जब हम c के इक्वल लेते हैं तो मेरा तो t इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं आ रहा, तो पता नहीं। और लेंथ भी 0 नहीं आ रही, मेरे तो अपोजिट आ रहा है, लेंथ इन्फिनिटी आ रही है और टाइम 0 आ वैसे रहा है। कौन सा फार्मूला लगा रहे हो आप, ये भी बता दो। 5 to 10 फार्मूला टी बराबर क्या लगा रहे हो? गामा टी नॉट। अच्छा, और बी बराबर एल बराबर क्या लगा रहे हो? एल नॉट बाई गामा। अब बी बराबर सी लगाओगे तो गामा कितना आएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, नहीं 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ लगाओगे तो क्या आ जाएगा? हाँ सर मैंने ये गड़बड़ कर दी। ओके सर हो गया। बहुत बड़ी गड़बड़ थैंक कर यू। दी, 0 को इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को 0 कर दिया। ओके थैंक यू सर, हो गई। ठीक है चलो बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय बाय, गुड नाइट।